मायका, अब तुम मायके नहीं जाओगी, कभी भी नहीं। घर में रहो और अपना घर संभालो। अब इस मुद्दे पर मैं दोबारा कोई बात नहीं करना चाहता। मयंक ने माधवी से 2 टूक बात की और अपने ऑफिस रवाना हो गया। माधवी वहीं खड़ी देखती रह गई। उसकी सास गरिमा जी के लिए भी ये बहुत अजीब था। अपने शांत स्वभाव के बेटे को आज अपनी ही नज़रों के सामने पत्नी को डांटते देखा था। मयंक ने कभी भी माधवी को मायके जाने से मना नहीं किया। ये पहली बार था कि मयंक ने उसे इस तरह से जवाब दिया था। नहीं तो इतने दिन से मायके जाने के लिए बोल रही थी, पर वो हर बार टालते जा रहा था, जबकि हर बार तो वो उसे खुद ही मायके छोड़ आता था। आज माधवी जिद पर ही अड़ गई तो मयंक ये जवाब देकर गया। मयंक के जवाब पर गरिमा जी कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो जानती थी कि मयंक क्यों मना कर रहा है। इधर सोचते सोचते माधवी वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गई। पिछली बार पापा छमाही में मायके गई थी, उसके बाद मायके जाना ही नहीं हुआ। ये अलग बात है कि मायके से भी किसी ने फ़ोन करके बुलाया नहीं, पर क्या फ़र्क पड़ता है तो उसका मायका ही ना। मम्मी और भाई सब तो हैं, फिर मयंक जाने से क्यों इनकार कर रहा है? जबकि जब पापा थे तो वो कभी मना नहीं करता था, यहाँ तक कि उसके बाद भी उसने कभी मना नहीं किया। सोफे पर बैठी माधवी इन्हीं सब चीज़ों को सोच रही थी। माधवी की शादी को 5 साल हो चुके थे। मयंक काफ़ी सुलझे हुए इंसान थे। घर में सास गरिमा जी थी, कभी उन्होंने माधवी पर रोक टोक नहीं की। लेकिन एक ही बात थी, जहाँ वो माधवी को टोकती थी वो थी मायके जाने को लेकर। माधवी की शुरू से ही आदत थी, मायका पास था तो हर सप्ताह ही मायके पहुंच जाती थी, फिर सुबह से शाम तक वहीं रुककर आराम से आती। मयंक ने कभी इस बात को लेकर उसे रोका नहीं, लेकिन गरिमा जी हमेशा टोकती, बहू ये क्या नियम बना रखा है तुमने, जब देखो मायके चली जाती हो। मुझे तुम्हारा इस तरह हर सप्ताह मायके जाना पसंद नहीं। लेकिन माधवी एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। गरिमा जी मयंक को कहती तो मयंक भी हंसकर टाल देता। क्या माँ, आप भी सुबह जाकर शाम को आ तो जाती है, फिर क्या दिक्कत है, क्यों मना करती हो? जाने दो। इसके आगे गरिमा जी कुछ नहीं कह पाती। यहाँ तक कि जब बेटी नव्या हुई तब भी यही हाल था। आज नव्या भी 4 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी 8 महीने पहले ही माधवी के पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। 15 दिन माधवी वहीं रही। उसके बाद हर महीने जो श्राद्ध निकलता था उस पर भी वो गई थी। मयंक भी साथ गया था, लेकिन छमाही के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि मयंक उसे मायके जाने नहीं देता। आजकल मम्मी भी फ़ोन पर ठीक से बात नहीं कर पाती। क्या पता दोनों भाभी मम्मी को ठीक से रखती भी है या नहीं। ऊपर से मयंक का ये व्यवहार। सोचते सोचते माधवी जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो मन ही मन खुद ही निर्णय लेकर खड़ी हो गई। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मायके जाकर ही रहूँगी। आखिर मुझे अपनी मम्मी और दोनों भाइयों और भाभियों से मिलने का हक है। मयंक इस तरह मुझे मना नहीं कर सकते। सोचते सोचते माधवी कमरे में चली गई और फिर तैयार होकर बाहर आई। तब तक गरिमा जी भी बाहर आ चुकी थी। उसे तैयार देखकर गरिमा जी ने पूछा, बहू तुम कहीं जा रही हो? जी माँ जी, मैं अभी मायके जा रही हूँ। मम्मी से मिले बहुत दिन हो चुके हैं, तो उनसे मिलकर जल्दी ही आ जाऊँगी। नव्या के आने से पहले ही आने की कोशिश करूँगी। नहीं हो पाया तो आप नव्या को खाना खिला दीजिएगा। कहकर माधवी बाहर की तरफ मुड़ ही थी कि गरिमा जी ने रोक दिया। बहू तुम अब मायके नहीं जाओगी, सुबह मयंक ने मना किया था तुम्हें, फिर क्यों जा रही हो?
गरिमा जी की बात सुनकर माधवी खड़ी रह गई। फिर हिम्मत कर बोली, माँ जी, मेरी मम्मी पर दुखों का पहाड़ टूटा है। उन्होंने अपना जीवन साथी खोया है। हम लोग उसकी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मैं अपनी मम्मी से मिलकर तो आ सकती हूँ। उन्हें थोड़ी तसल्ली तो दे सकती हूँ। बेटी हूँ उनकी, क्या इतना सा भी मेरा हक नहीं है? इतने दिन हो चुके मुझे उनसे मिले हुए। हर बार आप लोग कुछ न कुछ बहाना कर मना कर देते हो, पर आज तो मैं ज़रूर जाऊंगी। माधवी जिद पर आते हुए बोली, बहू इतनी जिद अच्छी नहीं होती। मयंक ने मना किया है ना, चुपचाप घर पर रहो। नहीं, मैं जाऊंगी, आज तो मैं ज़रूर जाऊंगी, बस कहकर माधवी ज़बरदस्ती घर के बाहर निकल गई। इधर गरिमा जी को कुछ भी समझ नहीं आया, तो उन्होंने मयंक को फ़ोन लगा दिया और ये बता दिया कि माधवी ज़बरदस्ती मायके रवाना हो गई है। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ, कहकर मयंक ने फ़ोन रख दिया। इधर कुछ देर बाद माधवी अपने मायके पहुँच गई, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। उसने मम्मी का फ़ोन ट्राई भी किया, लेकिन मम्मी ने फ़ोन उठाया नहीं। तभी वहीं पास में रहने वाले उसके चाचा जी ने उसे देख लिया और उसे आवाज़ लगाकर बोले, अरे माधवी बेटा, घर पर कोई नहीं है, इधर हमारे यहाँ आ जाओ। चाचा जी की बात सुनकर माधवी उनके घर चली गई। जब वहाँ गई तो चाची जी ने चाय नाश्ता परोसते हुए कहा, अरे माधवी बेटा, आज तो बहुत दिनों बाद आई। अब तेरी सास की तबीयत कैसी है? चाची जी की बात सुनकर माधवी हैरान होकर बोली, मैं समझ ही नहीं चाची जी। अरे तेरी सास सीढ़ियों से गिर गई थी ना, इसीलिए तो तू इतने दिनों से नहीं आ रही थी। उसी बारे में पूछ रही हूँ। अब तो तेरी सास ठीक है ना? चाची जी ने उसे समझाते हुए कहा। सुनकर माधवी हक्की बक्की रह गई। भला उसकी सास को कब चोट लगी? आपको किसने कहा चाची जी कि मेरी सास को चोट लग गई? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, माधवी हैरान होते हुए बोली। तभी चाचा जी बीच में बोल पड़े, अरे छमाही के 2 दिन बाद जब प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा था और पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए थे, उस समय तुम्हारे भाइयों ने ही बताया था। हमने तो कहा भी था कि हम मिल आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि माधवी पर वैसे ही काम का वज़न ज़्यादा है, ऐसे में वहाँ जाने से उन्हें परेशानी हो सकती है। प्रॉपर्टी का बंटवारा ये कब हुआ? सुनकर ही माधवी का दिमाग घूम गया। तभी चाची जी बोली, पर एक बात मुझे समझ नहीं आई माधवी, तूने पूरी प्रॉपर्टी पर से अपना हिस्सा छोड़ दिया, यहाँ तक कि उस प्रॉपर्टी को भी छोड़ दिया जो तेरे पापा ने तुझे यह कहकर दी थी कि ये नव्या के लिए है। सुनकर ही माधवी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या बोले। तभी चाचा जी का बेटा वरुण कमरे में आ गया और माधवी को देखकर चुपचाप खड़ा रह गया। यह देखकर चाची जी बोली, अरे वरुण, माधवी आई है, हमेशा तो इसे देखकर खूब हंसी मजाक करता है, आज चुपचाप क्यों खड़ा हो गया है? तभी माधवी बोली, चाचा जी, मैं चाहती हूँ नव्या के आने का समय हो गया है, माँ जी उसे संभाल नहीं पाएंगी। कहकर वो बाहर आने लगी तो वरुण बोला, रुको माधवी, मैं भी तुम्हें बाहर ऑटो स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। कहकर वरुण उसके साथ ही बाहर आ गया और दोनों वहाँ से पैदल ही ऑटो स्टैंड के लिए निकल गए। ऑटो स्टैंड पर पहुँचने के बाद उससे बोला, माधवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो लगा था कि अब तुम मायके ही नहीं आओगी। आखिर तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारे साथ कितना गंदा व्यवहार किया है। मयंक जी तो बहुत गुस्सा हो रहे थे, यहाँ तक कि तुम्हारे घर पर आकर लड़ कर भी गए थे। आखिर तुम्हारे जीते जी तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट तक, छी, मैं तो ये बात अपने मम्मी पापा को बता ही नहीं पाया, पर यकीन नहीं होता कि ताई जी ने भी उनका साथ दिया। अपनी ही बेटी को
कहते कहते वरुण चुप हो गया। उसकी बात सुनकर माधवी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तभी वरुण बोला, आज शायद ज़मीन के रजिस्ट्रेशन के लिए गए होंगे, इसीलिए घर पर कोई नहीं है। अब माधवी को समझ में आ रहा था कि मयंक उसे मायके आने के लिए क्यों मना कर रहा था, और इसीलिए आजकल उसकी मम्मी भी फ़ोन पर उससे ज़्यादा बात नहीं करती। बस फ़ोन उठाते ही उन्हें फ़ोन रखने की जल्दी होती है। माधवी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी मम्मी को दोबारा फ़ोन लगा दिया, लेकिन इस बार उसकी मम्मी ने फ़ोन उठा लिया। अरे माधवी बेटा, मैं अभी मंदिर आई हुई हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ, कहकर वो फ़ोन रखने ही वाली थी कि माधवी ने कहा, मम्मी मंदिर में हो ना, तो अपनी मरी हुई बेटी की आत्मा की शांति के लिए भी भोग ज़रूर लगा देना। सुनते ही कुछ पल के लिए उसकी मम्मी बिल्कुल शांत हो गई। फिर जब दोनों तरफ ही मौन हो गया तो उसकी मम्मी बोली, देख बेटा, मैं मेरे दोनों बेटों के नाम में प्रॉपर्टी कर रही हूँ। आखिर तुझे प्रॉपर्टी देने का क्या फ़ायदा? प्रॉपर्टी तो तेरे साथ ही तेरे ससुराल चली जाएगी। आगे चलकर तेरे भाइयों को तेरे बच्चों की शादी में भात तो देना ही पड़ेगा ना। ऊपर से मेरी सारी जिम्मेदारी भी तो बेटे ही उठाएंगे। पर तू फिक्र मत कर, तुझे भी कुछ ना कुछ तो मैं ज़रूर दूंगी। मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए। आप रखिए अपनी प्रॉपर्टी को। जिस माँ के लिए उसकी बेटी ही मर गई, उसकी प्रॉपर्टी का मैं क्या करूँगी? कहकर माधवी ने गुस्से में फ़ोन रख दिया और वहीं रोड पर रोने लग गई। वरुण उसे चुप कराने की नाकाम कोशिश करता रहा। तभी मयंक वहां आ गया। मयंक को देखकर माधवी उसके गले लगकर खूब रोई। तब मयंक ने कहा, बस इसीलिए मैं तुम्हें आने देना नहीं चाहता था कि तुम्हें ये बात पता चले। पर तुम फिक्र मत करो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इन लोगों के खिलाफ़ कोर्ट में केस करके रहूँगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उन लोगों पर केस करने की। कुछ नहीं चाहिए मुझे उन लोगों का। मुझे उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी। सोच लूँगी कि जहाँ मेरे पापा ख़त्म हो गए, वहाँ मेरा मायका भी ख़त्म हो गया। मेरे लिए मेरा पति और मेरा परिवार ही काफ़ी है। आखिरकार माधवी मयंक के साथ वापस अपने घर आ गई। वह दिन था और आज का दिन है। माधवी कभी मायके नहीं गई। उसकी मम्मी ने आकर उसे मनाने की कोशिश भी की, लेकिन माधवी ने हमेशा के लिए हाथ जोड़ दिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए।